मैं ओशो से पहली और आखिरी बार मिला बंबई में सन 1971 में, जब वे वुडलैंड्स में रहते थे और मैं इलस्ट्रेटेड वीकली का संपादक था। मैं उनके संबंध में खबरें पढ़ता रहता था और देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में उनके फोटो भी देखा करता था। ओशो ने मुझसे पूछा, आप किस लिए मिलने आए हैं? मैंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो कुतूहलवश। मुझे गार्डमैन, संत कहलाने वाले लोगों से मिलने का शौक है। मैं यह देखना चाहता हूं कि उनके शिष्यों को उनसे क्या उपलब्धि होती है। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में इस विषय पर कुछ लेख लिखे हैं, और सच पूछें तो आपके शिष्यों में मेरी अधिक उत्सुकता है। वे क्या खोज रहे हैं जो उन्हें अन्यत्र नहीं मिलता और वे आपके पास आते हैं? ओशो ने पूछा, आप क्या खोज रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। मेरी कोई समस्याएं नहीं हैं, न ही मैं कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहता हूं। ओशो ने कहा, अगर आपकी कोई समस्याएं नहीं हैं, आपको कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं चाहिए, तो आप अपना और मेरा समय क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं? मैंने कहा, सिर्फ एक चीज है जो मुझे सालती रहती है। चूंकि आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, अभी मैंने आपकी लाइब्रेरी देखी है, उसमें हर विषय पर किताब है, इसलिए मैंने सोचा इस विषय में आपसे पूछ लूं। मेरी समस्या है मौत का डर। मैं निरंतर मृत्यु के विचार से घिरा रहता हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि मृत्यु सुनिश्चित है, फिर भी मैं उसके भय से मुक्त नहीं हो पाता। फिर उन्होंने कुछ देर तक मृत्यु पर बातचीत की। वह पूरी की पूरी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सारांश में उन्होंने यह कहा था, मृत्यु के भय से छुटकारा पाने के लिए मरने के भय का और मौत का साक्षात्कार करो। श्मशान जाकर मुर्दों को जलते हुए देखो, उनके रिश्तेदारों की प्रतिक्रियाएं देखो। और वही मैं करता रहा हूं। मैंने उनसे कहा, मुझे अध्यात्म से कोई लगाव नहीं है। मैं अज्ञेयवादी हूं। मैं किसी ईश्वर में या धर्म में विश्वास नहीं करता। वो बोले, कोई हर्ज नहीं। उनसे मिलने के पहले उनके बारे में कुछ ऐसी ही हवा फैला दी गई थी। मैं खुले दिमाग से नहीं गया था। मैंने इतने लोगों को इन संतों के सम्मोहन में बंधते हुए देखा है कि मेरी भीतर उनके खिलाफ एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। मैंने ठान लिया था कि मैं उनका लिबास या उनकी शोहरत इत्यादि से प्रभावित होने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ मृत्यु पर चर्चा करने के इरादे से गया था, लेकिन सभी इरादे तो सफल नहीं होते हैं। कुछ इरादे ऐसे भी होते हैं जिनकी असफलता ही अंततः इंसान की सफलता सिद्ध होती है। उनकी मौजूदगी का असर देर तक मेरे दिमाग पर छाया रहा। मेरा कुतूहल एक व्यक्तिगत उत्सुकता में बदल गया। इसके बाद मैं ओशो का नवीनतम साहित्य पढ़ता गया। उनके बारे में छपने वाली रोल्स रॉयस और मुक्त यौन की खबरों का मेरे ऊपर असर होना बंद हो गया, क्योंकि बुनियादी रूप से मैं उन्हें एक विचारक मानता था। मेरा मानना है कि इस व्यक्ति की प्रज्ञा सुस्पष्ट है। ऐसी आज तक मैंने किसी की देखी नहीं है। दुरूह से दुरूह विषय को वे इतना पारदर्शी बनाकर कहते हैं और इतने अच्छे उदाहरणों से उसे समझाते हैं कि मैं आसानी से पढ़ सकता हूं। नीत्शे की किताब पर उनके जरथुस्त्र के प्रवचन और भी कई किताबें मैंने पढ़ी हैं। और न केवल मैं पढ़ता हूं, मैं लोगों को थमा देता हूं कि इसे पढ़ो। मैं उन्हें पढ़ता रहा, उन पर लेख लिखता रहा। मैंने यह कहा है कि आदि शंकराचार्य के बाद ओशो जैसी प्रतिभा भारत में पैदा नहीं हुई। जब भी ओशो पर लेख छपते, लोग मेरे से आकर पूछते, क्या वाकई तुम ऐसा महसूस करते हो? मैं कहता, बिल्कुल। ओशो जिस तरह का संदेश देना चाह रहे थे, मैं समझता हूं उसमें हमेशा संवाद की तकलीफ होती है। वे बहुत ही सुशिक्षित थे और सुशिक्षित भारतीयों को उनकी बात एकदम समझ आ रही थी। लेकिन बिना पढ़े लिखे लोग, जिन्हें कोई बात समझनी ही नहीं है, वे शुरू में तो ओशो को कोई साधु महात्मा समझकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे, लेकिन फिर ऐसे लोग धीरे धीरे छंट गए। अब तो भारतीय मानस में ओशो का संदेश काफी घुसपैठ कर गया है। ओशो के जाने के बाद भारतीय प्रेस बेमन से ही सही इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि उसने ओशो के साथ अन्याय किया है। अब धीरे धीरे कई अखबारों में उनके संबंध में विधायक लेख छप रहे हैं और सेक्स और मादक द्रव्यों का उनके नाम पर लगा हुआ दाग अब धुल रहा है, बल्कि लोग उन्हें एक गहन विचारक और शायद एक नए मसीहा की तरह भी देखने लगे हैं।